Hello everyone and welcome to Sambhav Law. आज के सेशन में we have with us Sarvesh who has qualified the NISM LLM 2026 examination and today he is here to share his strategy कि उन्होंने कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करा, इंटरव्यू के लिए कैसे सब चीजें करी और अभी फ्यूचर में अगर आप ये एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आप क्या यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी उनके हिसाब से होगी, वो पूरी चीजें विल बी डिस्कसिंग टुडे। लेकिन उसके पहले सर्वेश आई वुड फर्स्टली वेलकम यू टू द चैनल और मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आप को ऑडियंस को भी इंट्रोड्यूस करें प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। आप और एक बार थैंक यू सो मच क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेके एग्जामिनेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस में कंटिन्यूसली आप कांटेक्ट में रहे थे, आपने हर बार हेल्प करी थी। सो थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड माय नेम इज सर्वेश बवलेकर। मैंने अभी जस्ट DU से LLB कंप्लीट किया मेरा फैकल्टी ऑफ लॉ से। तो NISM में मेरा इंटरेस्ट दो चीज़ों से बढ़ गया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लॉ में है, जो कि एक काफ़ी यूनिक स्पेशलाइजेशन है। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो इसको अवेलेबल है, मतलब इंस्टीट्यूशन में। और दूसरी बात ये कि उनके प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर अगर आप कंपैरिजन में देखोगे कि बाकी कुछ कुछ अगर लोअर एनएलयूज भी है उनसे भी कंपैरिजन में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो ये दो चीज़ें थी जिसके लिए मैंने NISM के लिए थोड़ा प्रेफर करा। आई सी। अच्छा सर्वेश, इफ आई स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट थिंग, तो जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो आपके केस में जैसे अब आपने स्टार्ट करा प्रिपरेशन अपनी, तो क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे रिसोर्सेज यूज करे और कैसा रहा वो जर्नी, क्या थी, कब से स्टार्ट किया वगैरह, थोड़ा सा बताएं प्लीज। तो प्रिपरेशन को तो मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था, 3-4 महीने पहले। तो मैंने लगभग जनवरी दिसंबर एंड के टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन के लिए मैंने संभव लॉ का ये कोर्स लिया था, वो जो NISM का आया था। तो उसी को मैंने बेस बना के सारी प्रिपरेशन करी थी। एक पेपर का पैटर्न सबको ही पता ही होगा कि 120 मार्क का पेपर होता है और 120 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन को 1 मार्क होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती, 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने इंटरव्यू अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगर वो भी हो गया तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो रिटर्न एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स। तो हाँ, तो मैंने बेसिक तो समोर लॉ के कोर्स को भी बनाया था क्योंकि वो काफ़ी अच्छे लगे, मतलब उसके क्लासेस और पढ़ाने का तरीका भी मुझे ठीक लगा। तो एक एक करके लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने समोर लॉ की वो स्टार्टिंग की क्लासेस देखे पूरे। उसके बाद मैंने खुद के जो नोट्स बनाए थे उसको देखा और उसके थ्रू प्रिपरेशन किया। कंपनी लॉ के लिए मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे जस्ट DU के सेमेस्टर में भी उसी का सब्जेक्ट था, तो मेरा वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई हो चुका था उसका। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, पर हाँ थोड़ा रिवीजन करना पड़ा क्योंकि वो कंपनी लॉ 40 मार्क्स के लिए आता है, वेटेज ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ा उसमें। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने फिर क्लासेस ही देखे संभव लॉ के ही, उसी को फॉलो किया, थोड़ा रिवाइज किया 2-3 महीने अच्छे से। क्लासेस तो मेरे 1 महीने में देख के हो चुके थे सबके, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया रिवीजन पे, तो उस रीजन से थोड़ा इजी पड़ा एंड में। जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा टेक्निकल लगा मुझे क्योंकि वो इतने सारे जूरिस्ट हैं, उनकी सबकी थेरीज अलग अलग, तो वो याद रखने में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, ज़्यादा ही रिवीजन किया मैंने। तो वो भी हो गया था एंड में आते आते। आई सी। करंट अफेयर्स थोड़े ट्रिकी लगे क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कहाँ से होंगे। तो मैंने दोनों को फॉलो किया। कोर्स में ही मुझे वो करंट अफेयर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, PDFs वगैरह, तो उसको मैंने फिर उसमें बहुत डिटेल में था, तो मैंने सबको फॉलो किया। वो हो गया था एंड में आते आते, फिर यूट्यूब पे भी थोड़े से देख रहा था मैं, तो वो तो हो गया था। आई सी। और इससे सर्वेश लाइक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना एसएम के साथ कि भाई पीवाईक्यू लोग देते नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर पाए कि क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसे था, थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो थोड़ा सा इजी होगा हम लोग के लिए भी। एक्चुअली सर मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चंस रिटर्न है, मतलब मैंने एग्जाम होते ही कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। अभी इतने याद नहीं, पर मेरे पास है। मैं अगर आपको चाहते तो मैं भेज हाँ, सकता मैं हूँ। उसको मेरे पास इसमें कर लेंगे, ठीक 15 है, से लेकिन 20 एक क्वेश्चंस हैं। मतलब एक थीम अगर आप बता पाओ, थोड़ा सा बेसिक थीम अगर आप बता पाओ हाँ, तो पॉसिबली। मैं जितना समझ पाया क्वेश्चंस दो टाइप के आ रहे थे। एक तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जो बेसिक्स पे बेस्ड थे, जो बिल्कुल ही डायरेक्ट थे, मतलब शेयर होल्डर्स पे आए थे और सेक्शंस डायरेक्टली कुछ कुछ पूछे गए थे। और दूसरे जो मुझे लगे वो थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ट्रिकी टाइप के थे, जिसको आपको बिल्कुल अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे टाइप के थे। तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, पर बाकी तो वैसे बेसिक्स पे ही तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो रहे थे। बाकी जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे तो उस पे थोड़ा सा टाइम गया मेरा एग्जाम के टाइम पे। पर हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो हो जा रहे थे। आई सी, ठीक है।
और बाकी जैसे बात करते हैं इसके बाद कि इंटरव्यू पे आते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पे पता चलता नहीं मतलब फॉर्मेट क्या है वो क्या है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि आपका कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस पूछे वगैरह, बोर्ड कैसा था वगैरह। इंटरव्यू के बारे में तो मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कंफ्यूज था, मतलब एग्जाम होने से पहले से मैं उसके बारे में देख रहा था कि क्या हो सकता है। इवन मैंने इंस्टीट्यूशन को भी एक बार कांटेक्ट करके देख लिया था कि क्या मतलब किस बेसिस पे पढ़ना है इंटरव्यू के लिए। फिर उनका भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था, तो समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ना कहाँ से है। तो पर फिर भी जब इंटरव्यू हुआ तो 3 मेंबर्स का पैनल था। उसमें से दो दो पैनल उन्होंने पूछा कि आपके 2 डोमिनेंट सब्जेक्ट बताओ, आपके कौन से हैं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी लॉ बताया। स्टार्टिंग मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, फिर मैंने चेंज करवा के कंपनी लॉ में शिफ्ट किया। तो फिर इंटरव्यू में जितना मुश्किल लग रहा था इतना कुछ था नहीं, वैसे उन्होंने बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे हैं। लाइक वर्ड और वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस बताओ, काउंटर ऑफर, ऑफर, ये सारी चीजें। उसके बाद अ, ऐसे डॉक्ट्रिन्स वगैरह पूछे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कहाँ पे अप्लाई होते हैं, उसके कुछ कुछ ऐसी ऐसी बेसिक सी चीजें पूछ रहे थे बहुत सारे। उसके भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मैं आपको फिर भी वो भी भेज सकता हूँ बाद में। ठीक है। यही बेसिक से क्वेश्चंस थे। और एक हम्म। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे आया कि जो एक थर्ड मेंबर थे पैनल के, उन्होंने बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछे कि आप हो कहाँ से। फिर मैंने बताया मैं सातारा से हूँ, महाराष्ट्र से। फिर उनका ही क्वेश्चन था कि सातारा का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही शॉकिंग क्वेश्चन था, मतलब। नहीं, ये चीज उनसे भी पूछी थी आपके इसके पहले जो शायंक आए थे, उनसे भी यही पूछा था कि वो नागपुर से, तो उनसे भी यही पूछा था कि नागपुर का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इंपॉर्टेंस था। तो ये चीज है, वो लोग पूछते हैं, मतलब वो थोड़ा सा घुमा के, वो कुछ कुछ वैसा होता है कि क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे ही, स्पेशलाइज्ड रहता है ये, वो भी है। तो फिर आपने क्या आंसर दिया? तो उस पे तो मैंने बता दिया कि मतलब सातारा से जो जो ऐसे स्वतंत्र सेनानी निकले उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जितना मुझे पता था। फिर उसी पे उन्होंने 3 4 और क्वेश्चन बहुत डीप में पूछे, पता नहीं क्यों, क्या रीजन था। पर वही पूछते गए। फिर उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा कि सातारा से हो तो फेमस क्या है, कहाँ पे घूमे वगैरह हो, मतलब बहुत ही अलग से टाइप के क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। फिर उन्हीं सर ने भी वही क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर वगैरह बताओ। फिर वो मोड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, वो एसोसिएशन वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर वो इंटरव्यू तो मेरा थोड़ा ठीक चला, 15 20 मिनट का चला। फिर पर मुझे जितना मैं समझ पाया कि क्वेश्चंस तो बेसिक्स से ही पूछ रहे थे, पर वो समझ रहे थे कि आपको कितना, मतलब उसके कंसेप्ट आपके क्लियर है, बेसिक इतना ही था। आई सी, बेसिक मतलब बेसिकली उन्होंने ये ध्यान रखा कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका सिचुएशनल अवेयरनेस कि भाई क्या है कैसे है आपका, कि मतलब कहाँ से हो कैसे हो, थोड़ा सा वो चीज़ देखा। और प्लस थोड़ा सा एक ये भी हो जाता है कि एक जनरल मतलब वो लोग देखना चाहते हैं कि आप अगर अपना मतलब जैसे कल को जॉब लगे तो मुंबई में अगर आप हो, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे वहाँ पे कि नहीं कर पाओगे, उसके रिगार्ड्स में मेरे ख्याल से क्वेश्चन उन्होंने पूछे होंगे, आई सपोज। अच्छा थोड़ा सर, सा। और उनका और भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पूछे हैं, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है। कि वो सिचुएशन देते थे कि ऐसी सिचुएशन है तो उसमें ये डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन हो सकता है क्या, इस डॉक्ट्रिन के अनुसार ये अगर रूल्स हैं तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीजें हो सकती है क्या नहीं, मतलब बिल्कुल एप्लीकेशन बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा, एप्लीकेशन बेस पे ही पूछा था, ठीक है ठीक है, सही है। हाँ। अच्छा, इसके बाद अगले जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि आप किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है और बाकी अगले साल जैसे कोई 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप उनको गाइड करोगे? मैं तो कहूंगा कि बेसिक्स पे ही पूरा फोकस करो, मतलब 80% तो बेसिक्स पे ही फोकस करो। आपके कंसेप्ट जितने क्लियर हो सकते हैं उसको क्लियर करने का कोशिश करो। कंपनी लॉ के लिए ज़्यादा फोकस करूँ कि वो 40 मार्क्स के लिए था, 40 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका। तो उसी पे थोड़ा ज़्यादा अगर फोकस करोगे तो स्कोर भी बढ़ने का ज़्यादा चांसेस है। बाकी मैं तो कहूँगा सेक्शंस हो गए या फिर बेसिक कंसेप्ट हो गए, उसी को थोड़ा क्लियर करो। सेक्शंस तो वो डायरेक्टली पूछ रहे थे, नंबर वाइज सेक्शंस क्या है, इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन का नंबर क्या है, ऐसे क्वेश्चंस तो आ रहे थे। तो वो याद, थोड़ा सा वो पढ़ने का कोशिश करो। करंट अफेयर्स में प्रेफर करो कि आप फाइनेंशियल साइड के भी करंट अफेयर्स करो और लॉ के साइड के भी कर लो, जो कि मैंने करे थे वो बार एंड बेंच उन साइड से। हम्म। उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो वही आता है, मतलब मैंने जितना समझा बेसिक्स पे ही वो पूछते हैं ज्यादातर। बस बेसिक यही है कि कंसेप्ट क्लियर रखो, दैट्स इट, वो हो जाता है। और एग्जाम इतना भी कुछ मुश्किल तो नहीं लगा मुझे। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे थे पर ओके ओके थे। ओके ओके था मेन तो, लेकिन मेन मुझे लगता है मेन तो, लेकिन इंटरव्यू में ही सारा खेल होता है, बिकॉज एग्जामिनेशन इन इट सेल्फ बहुत वो नहीं है मेरे हिसाब से। वही इंटरव्यू तो, एग्जामिनेशन तो हो जाएगा क्लियर, पर इंटरव्यू में थोड़ा सा फंस जाने का चांसेस लगते हैं। बस बस वही मेन बात हो जो जाती है, पता तो नहीं वो था चीज़ कि है। आ क्या रहा है।
वही वही मेन बात है, वही मेन बात है। तो अब इसके बाद जैसे सुरेश एक चीज मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने मतलब केवल एनआईएसएम के लिए ही प्रिपेयर किया था या फिर आपने और भी कॉलेज वगैरह टारगेट किए थे? तो मैंने एक्चुअली क्लैट भी दिया था। आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच होता है कि एक को फोकस करने से अच्छा दो तीन और जगह पे भी ट्राई कर लो। तो मैंने क्लैट भी दिया था स्टार्टिंग में, तो मेरा उसमें से भी हो चुका था एक अच्छे कॉलेज में। पर फिर मैंने एनआईएसएम का भी ट्राई करा, तो उसमें भी हो गया था। तो मैंने क्लैट की भी दिया था, मैंने सोचा था मैं सिम्बोसिस का भी दे दूंगा, पर वो कुछ रीजन की वजह से नहीं हो पाया। मतलब एग्जाम ही नहीं अटेंड कर पाया उसका। पर मैंने एनएसएम का फुल फोकस में करा था, 3 4 महीने अच्छे से पढ़ा था मैंने। जी जी। 3 4 महीने आई थिंक इनफ टाइम है कि आप उसमें कर सकते हो। आराम से, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है सच तो भाई। और इसके अलावा जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फोकस्ड हो तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे मान लिया क्लैट है, अब आपका ठीक गया, कुछ लोगों का नहीं भी जाता, तो फिर क्या होता है, सीवीटी है, एनआईएसएम है, बाकी एग्जाम्स है, उनमें अगर आप मल्टीपल अप्रोच रख के चलोगे तो कम से कम एक जगह तो आपका फिक्स बैठेगा। मुझे ये लगता है, आपके हिसाब से मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी की भी? राइट, वो ये कि एक पे बिल्कुल फोकस होंगे आप तो मतलब होगा तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं होता तो फिर और वो अलग चीज़ है कि अगर नहीं हुआ तो फिर बैकअप ऑप्शन कुछ नहीं होगा। तो फिर कहाँ पे होगा, वो इश्यूज हैं। क्योंकि इस स्टेज पे आप फिर ये भी नहीं है कि अगर आपको कॉर्पोरेट में अगर जाना है तो फिर आपको अगर बैक लेते हो आप, मतलब गैप अगर 1 साल हाँ का लेते हो तो फिर हाँ, उसके अलग रेपुटेशन हैं। रिperकशंस होंगे, तो इससे बिल्कुल अच्छा सही कि बात है। तो इससे अच्छा कि एक 2 3 एग्जाम्स को ट्रैक करो, उसको फोकस करो। नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं एक जगह पे तो हो ही जाएगा, मतलब मेरा मानने से। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए सर्वेश, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछूंगा छोटा सा, जैसे अब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे सर एग्जाम तो दिया लेकिन एग्जाम हमारा निकला नहीं, अब क्या करें, नहीं करे, कैसे होगा? तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज होगा कि मतलब कैसे कोई इंसान अपने आप को मोटिवेटेड रखे इस पूरी सिचुएशन में? मेन बात वही जाती है। तो एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने क्लैट दिया था और मेरा जो चाहिए था वो कॉलेज नहीं में आया था। पर यही बात है कि आप मतलब एक ही बार करते हो एलएलएम, तो फुल फोकस में करो। अगर आप अच्छे से अगर पढ़ोगे, अच्छा कॉलेज हो जाएगा, तो फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट ना ज्यादा भी नहीं है, 3 4 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो एग्जाम अच्छा क्लियर हो सकता है। तो थोड़े एफर्ट्स डाल के अगर अच्छा अगर बेनिफिट मिल सकता है तो कर लो, बेस्ट चीज़ है। नहीं, वो बात सही है आपकी, वो बात सही है, सही बात है। बाकी सर्वेश, आई होप कि ये जो सेशन हम लोगों ने लिया है आज का, इसमें जो भी हम लोगों ने बातें आज करी, तो आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे सीखने मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस और कैसे प्रिपेयर करना है, बाकी सारी चीज़ों को भी कवर करा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द इंटरव्यू, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम, एंड वंस अगेन अ वेरी हार्टली कांग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, थैंक यू सो मच।